लाइबिलिटीज ऑफ प्रिंसिपल टू दी थर्ड पार्टीज कि सर ये सारा कंटेक्स्ट जो अपन अभी समझेंगे उसको समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि सर क्या ये कि प्रिंसिपल ने एजेंट को कुछ एक अथॉरिटी दी है यार। थोड़ा सा समझना, प्रिंसिपल ने एजेंट को कुछ अथॉरिटी दी है, उस अथॉरिटी के अंदर अंदर उसको काम करना होता है। यस सर, बेसिक रूल तो यही है। अब दो बातें हो सकती है, एजेंट ने अथॉरिटी के विद इन दी अथॉरिटी काम किया है और आउटसाइड दी अथॉरिटी काम कर लिया है। जैसे कि कार, प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला था मेरी कार मिनिमम 2.5 लाख रुपए में बेचना है आपको, ठीक है। तो विद इन दी अथॉरिटी 3 लाख रुपए में बेच दी। आउटसाइड दी अथॉरिटी की भले ही प्रिंसिपल ने 2.5 लाख रुपए में कार बेचने का बोला है, लेकिन 2 लाख रुपए में इसने बेच दी। तो अब सर ये दो सिचुएशंस बनती है। यस सर। सर ये जो थर्ड पार्टी है इसका ऊपर ये विद इन दी अथॉरिटी और आउटसाइड दी अथॉरिटी एक्ट करने का क्या इफेक्ट होगा, बहुत सिंपली समझो। सभी जने वीडियोस ऑन करेंगे, रिया, खनक, वंशा सब वीडियोस ऑन करेंगे, ठीक है। यदि एजेंट ने विद इन दी अथॉरिटी काम किया है, जो भी प्रिंसिपल ने एजेंट को अथॉरिटी दी थी उसके अंदर अंदर रह के काम किया है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सारी कहाँ आएगी, जब एजेंट ने आउटसाइड दी अथॉरिटी जाके काम कर लिया। आउटसाइड दी अथॉरिटी जाके काम कर लिया तो सर फिर दो बातें होंगी। क्या दो बातें होंगी? दैट आउटसाइड दी अथॉरिटी जाके काम कर लिया और थर्ड पार्टी को पता नहीं था कि एजेंट अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके काम कर रहा है। एजेंट अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके काम कर रहा है, तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कार थर्ड पार्टी को की ही रहेगी। प्रिंसिपल उससे ये कह के नहीं मांग सकता कि मैंने तो इसे 2.5 लाख मिनिमम बेचने का बोला था, इसने आपको 2 में ही बेच दी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि थर्ड पार्टी को एजेंट की अथॉरिटी का लिमिटेशन पता नहीं है, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ पे थर्ड पार्टी के साथ में बनाया है उससे प्रिंसिपल बाइंड हो जाएगा। प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी वुड एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, बट बाद में सर प्रिंसिपल उसको पूरा करने के लिए बाइंड होगा, लेकिन बाद में वो एजेंट से उसकी भरपाई करवा लेगा यदि एजेंट इज अ पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्या ये अभी तक जो समझाया फ्लो वो समझ में आया? यस सर, ठीक है। यह अब सेकंड पार्ट कि सर थर्ड पार्टी को भी पता है कि एजेंट को वो कार 2.5 लाख से कम में नहीं बेचनी है। यदि थर्ड पार्टी को पता है कि एजेंट को वो कार 2.5 लाख से कम में नहीं बेचनी है, लेकिन एजेंट से वो कार 2 लाख रुपए में खरीद लेता है, तो क्या अब तो क्या अब मतलब फिर तो ये गलत हुआ ना। फिर थर्ड पार्टी कैनॉट मेक प्रिंसिपल बाउंड रिगार्डिंग दिस एग्रीमेंट, क्योंकि उसको पता था इस लिमिटेशन का, फिर भी उसने ये काम किया, तो वो प्रिंसिपल को बाइंड नहीं कर पाएगा। इस तरीके से ये पूरा फ्लो चलता है। तो कई बार आपको ऐसा नोट्स में और अपने टेक्स्ट में लिखा हुआ मिलेगा कि सर प्रिंसिपल ने एजेंट को कोई अथॉरिटी दी थी काम करने की, एजेंट ने उससे बाहर जाके काम कर लिया। तो हमें एक तो देखना पड़ेगा कि प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में इससे रिलेटेड फिर क्या सेटलमेंट होगा, और एक देखना पड़ेगा कि थर्ड पार्टी का इसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो थर्ड पार्टी के ऊपर इफेक्ट मैंने आपको समझा दिया। यदि कार 2.5 लाख रुपए मिनिमम बेचने का बोला था और ये 2 लाख में ही बेच के आ गया, तो सर बाकी का हम जो भी 50,000 रुपए का नुकसान इसने किया है वो इससे वसूल सकते हैं, प्रोवाइडेड ही इज अ पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। बोल रिया, अभी पढ़ेंगे तो हैं कभी ऐसा पूरी बात। जब आप और चीजें पढ़ोगे तब आपको सबको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। इसलिए एट दिस पॉइंट इन टाइम यदि कोई वाजिब डाउट है तो जरूर पूछो। रिया पूछ। ऐसा मेरे को खाली पूछना था, कभी ऐसा नहीं होता है कि प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला कि ये प्रॉपर्टी 3 लाख में बेचनी पड़ेगी, और एजेंट ने 4 लाख में बेच दी, तो वो प्रॉफिट किसको जाएगा फिर? तो ऐसा होता है ना, ठीक है। यदि एजेंट ने अथॉरिटी के बाहर जाके काम किया है तो सर बाहर में नुकसान हुआ है तब तो एजेंट की भरपाई होगी, और यदि फायदा हुआ है तो वो प्रिंसिपल का होगा। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं रिया, पिछले टेक्स्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एजेंट ने अथॉरिटी के बाहर जाके काम किया है, नुकसान हुआ है तो वो एजेंट को
भरपाई करना पड़ेगा, और फायदा हुआ है तो वो प्रिंसिपल का रहेगा। एग्जैक्टली इन्हीं लाइनिंग्स में पढ़ा है ना अपन ने। यस, ठीक है। यस सर। चलिए, यस। तो लाइबिलिटीज ऑफ प्रिंसिपल टू दी थर्ड पार्टीज, आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसको। मंशा, हाँ सर। अरे मंशा पढ़ना चालू करना। हाँ सर। An agent acts on behalf of the principal, but he is not personally liable. देखो एक एक पॉइंट समझने वाली बात है। क्यों प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में एजेंट जो है ही इज जस्ट अ कनेक्टिंग लिंक। प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में एजेंट इज जस्ट अ कनेक्टिंग लिंक। तो भले ही ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है थर्ड पार्टी के साथ में, कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी के साथ में बना रहा है, बट अरे ये इसके बिहाफ पे बना रहा है, तो एजेंट को मतलब ये मानना ही नहीं है दैट ही इज अ पार्टी टू दिस कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कौन होंगे? कि सर प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी होंगे, बिकॉज ही इज एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ, ही इज ब्रिंगिंग द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तो सर an agent acts on behalf of the principal, but he is never personally liable if he is acting within the scope of his authority। यदि उसने सही से इस अथॉरिटी के अंदर काम किया है तो वो कभी भी एजेंट कभी भी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ गई वंशा, सेकंड पॉइंट। Principal is liable to third party unless there is a contract to the contrary. देखो हमेशा जो कॉन्ट्रैक्ट एजेंट ने बनाया है उसके लिए ये दोनों के बीच में बन रहा है, तो ऑलवेज प्रिंसिपल विल बी लायबल टू दी थर्ड पार्टीज, ऑलवेज प्रिंसिपल विल बी लायबल टू दी थर्ड पार्टीज, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं के बीच में बन रहा है। क्या ये इतनी सी बात समझ में आई दैट एजेंट इज मेयरली अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टीज, so he can never be held personally responsible, always principal will be liable to the third party, but there are certain exceptions to this rule, जहां पर हम देखेंगे कि एजेंट पर्सनली रेस्पॉन्सिबल होता है प्रिंसिपल की बजाय। आगे एक टॉपिक आने वाला है, कौन सा टॉपिक आने वाला है? पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजेंट टू थर्ड पार्टीज। इन 7 और 8 सिचुएशंस में, इन 8 सिचुएशंस में एजेंट को पर्सनली रेस्पॉन्सिबल बना सकते हैं प्रिंसिपल की बजाय। बेसिक थंब रूल क्या है कि सर एजेंट इज जस्ट द कनेक्टिंग लिंक, एजेंट इज जस्ट द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी। तो सर वो एजेंट कभी भी पर्सनली रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। हाँ, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे जहां पर हम एजेंट का गला पकड़ सकते हैं। ठीक है, सो प्रिंसिपल इज लायबल टू द थर्ड पार्टीज अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी का मतलब जहां पर एजेंट ने खुद ने, प्रिंसिपल एजेंसी रिलेशनशिप में जा रहे हो तो एजेंट ने खुद ने मान लिया दैट आई विल बी रेस्पॉन्सिबल टू द थर्ड पार्टी। ठीक है, या थर्ड पार्टी और एजेंट के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें एजेंट ने खुद ने मान लिया ओके आई विल बी रेस्पॉन्सिबल इन प्लेस ऑफ माय प्रिंसिपल। ठीक है, ऐसा भी कई लोग करते हैं। तो वो 8 पॉइंट्स में ये पॉइंट कवर हो रहा है ऑटोमेटिकली, इसकी चिंता वहां पर करेंगे। बेसिक रूल क्या है? थर्ड पार्टी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल? कि सर प्रिंसिपल रेस्पॉन्सिबल। ध्यान रखना इस बात को। आगे थर्ड पॉइंट पढ़ गई। Reason behind the same, there is no privity of contract and passing of consideration between agent and third party. Agent is just the connection link between the principal and the third party. ठीक है, एजेंट इज जस्ट द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी। तो सर ये कभी भी पर्सनली रेस्पॉन्सिबल होगा। कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? प्रिंसिपल होगा टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। ठीक है, आगे एंड agent also cannot personally enforce contracts entered into by him on behalf of the principal। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। क्या? ये सारे पॉइंट्स अच्छे हैं। क्या पॉइंट है? कि सर भले ही एजेंट और थर्ड पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हो, लेकिन एजेंट किस कैपेसिटी में है? इन द रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी ऑफ द प्रिंसिपल। तो एक्चुअल में ये सीन क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना है, तो सर जब कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में बना है तो क्या एजेंट इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ? कि सर नहीं करा सकता, बिकॉज एक्चुअली ही इज अ थर्ड पार्टी टू दिस कॉन्ट्रैक्ट, ही इज जस्ट द कनेक्टिंग लिंक। तो ये कोर्ट में जाके इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स भी नहीं करा सकता। ये नहीं, ऐसा नहीं कह सकता अरे मैं एजेंट हूं, मैंने साइन किया है प्रिंसिपल के बिहाफ पे। ठीक है, ये एनफोर्स तभी करा सकता है जब प्रिंसिपल ने एजेंट को इस बात की अथॉरिटी दी हो कि तुम मेरे बिहाफ पे
कोर्ट में केस भी कर सकते हो, तभी करा सकता है, अदरवाइज नहीं करा सकता। he was just a connecting link between these two people, so he is not a party to this contract. So parties कौन है, प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी हैं, तो क्या ये इसे एनफोर्स करा सकता है, बेसिक रूल नहीं करा सकता। So an agent also cannot personally enforce contracts entered into by him on behalf of the principal। पर्सनली नहीं करा सकता, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में एनफोर्स करा सकता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसिपल। जैसे अभी बताया था ना कि हाँ प्रिंसिपल ने एजेंट को ये भी अथॉरिटी दी है कि जाओ मेरे को कोर्ट में रिप्रेजेंट करो इस मामले में, तो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में जरूर केस ठोक सकता है थर्ड पार्टी पे, पर्सनली नहीं ठोक सकता, पर्सनल कैपेसिटी में एज एन एजेंट नहीं ठोक सकता केस, इस केस को एनफोर्स नहीं करा सकता इस कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, आइए पढ़ना चालू करते हैं फर्दर डिटेल्स। फर्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल्स लायबिलिटी फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट विद इन अथॉरिटी। देखो ध्यान से देखना, स्क्रीन पे 3 पॉइंट्स हैं, 1 2 और 2 पॉइंट्स हैं, समझना। फर्दर सब कैटेगराइजेशन 2 पॉइंट्स में भी सेकेंड पॉइंट में 1 2 3 पॉइंट, 3 पॉइंट्स। इन 3 पॉइंट्स के बाद में मैंने एक नोट डाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट। क्या नोट है, दीज अबव रूल्स जो अभी अपन ऊपर पढ़ रहे हैं, they are relevant for deciding the effect as between the agent and the principal। ये प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में ये रूल्स काम आने वाले हैं। ठीक है, in case the third party is not aware about the agent's limited authority, then it will not affect the third party's right, and thus the third party can recover from the principal as if he was not aware about the authority of the agent। ये वही केस है जहां पर मैंने आपको बोला था कि सर 2.5 लाख रुपए में प्रिंसिपल ने एजेंट को बेचने का बोला, पर एजेंट 2 लाख रुपए में ही थर्ड पार्टी को ये चीज बेच के आ गया। जब 2 लाख रुपए में ही बेच के आ गया, सो एजेंट हैज एक्टेड आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी। यदि थर्ड पार्टी को नहीं पता था तो वो प्रिंसिपल को बाकायदा इसके लिए लायबल बना सकती है अपनी कार 2 लाख रुपए में देने के लिए। तो ऊपर जो पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ये प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में एडजस्टमेंट के पॉइंट्स हैं। थर्ड पार्टी को यदि पता नहीं है एजेंट की अथॉरिटी के लिमिटेशन का कि 2.5 में बेचना है, ठीक है, पता नहीं है, तो ये उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जो चीज ऑलरेडी समझाई थी उसके लिए एक नीचे नोट भी डाला है, बहुत ध्यान से समझना इन पॉइंट्स को, इन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल लायबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ द एजेंट विद इन हिज अथॉरिटी। यदि कोई एजेंट को जो भी अथॉरिटी दी गई है उसके अंदर अंदर काम कर रहा है, तो प्रिंसिपल की क्या लायबिलिटी होगी, प्रिंसिपल 100% उस काम के लिए लायबल होगा। यदि बोला था एजेंट को गाड़ी मिनिमम 2.5 लाख में बेच के आ, ये जाके 3 लाख में बेच के आ गया थर्ड पार्टी को, तो क्या प्रिंसिपल इससे बाइंड होगा इस एग्रीमेंट से? सर 100% लायबल होगा अपनी गाड़ी उसको देके और 3 लाख रुपए लेने के लिए। ठीक है, यदि एजेंट अपनी अथॉरिटी के अंदर अंदर काम कर रहा है, प्रिंसिपल 100% उससे लायबल होगा। पढ़ वही मंशा। Principal is liable for the acts of agents which are within the scope of his authority. Agent is not required to disclose the name of the principal. If he discloses that he is merely an agent, then it will be sufficient. यहाँ तक कि एजेंट को ये भी बताने की जरूरत, एजेंट ने बस यदि इतना डिस्क्लोज कर दिया है थर्ड पार्टी को, देखो मैं तो केवल एक एजेंट हूं, मैं किसी और के बिहाफ पे बेच रहा हूं। ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझना कि एजेंट ने यदि थर्ड पार्टी के साथ में उस कार की डील करते वक्त इतना भी बता दिया, सी आई एम मेयरली वर्किंग एज एन एजेंट फॉर समबडी एल्स, ठीक है, तो भी ये बिल्कुल वैलिड है, प्रिंसिपल उससे बाइंड होने लग जाएगा। नंबर 1, भले ही एजेंट ने उस प्रिंसिपल का नाम डिस्क्लोज नहीं किया है, नाम डिस्क्लोज नहीं किया है, नाम डिस्क्लोज नहीं किया है, तो भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने लग जाएगा। यदि एजेंट ने इतना भी बता दिया कि भाई मैं तो किसी और के बिहाफ पे काम कर रहा हूँ, ये गाड़ी मेरी नहीं है, भले ही उसने नाम डिस्क्लोज नहीं किया है, तो भी ये बिल्कुल सही तरीके से प्रिंसिपल लायबल होने लग जाएगा, ध्यान रखना। हाँ, अब यदि थर्ड पार्टी पूछती है, ये आगे हम डिटेल में इसका भी टॉपिक है कि अब यदि थर्ड पार्टी पूछती है सब बताओ ना कौन है प्रिंसिपल, तो फिर अब नहीं बताया तो तकलीफ होने लगेगी। ये सब आगे के टॉपिक्स हैं, बट अभी अपने को कितना जानना है कि सर एजेंट ने यदि थर्ड पार्टी को इतना भी बता दिया कि सर आई एम वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स,
गाड़ी मेरी नहीं है, मैं तो किसी और के बिहाफ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। इतना भी बता दिया तो भी बहुत है, तो भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, प्रिंसिपल उससे बाइंड होने लग जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो agent is not required to disclose the name of the principal. If he discloses that he is merely an agent, then it will be sufficient, तो भी ये valid contracts बन जाएंगे। एग्जाम्पल पढ़ मंशा। B अच्छा buys goods from अच्छा, A. इससे है ना, एक मिनट सॉरी, उससे बाइंड कौन होने लग जाएगा सर? प्रिंसिपल बाइंड होने लग जाएगा यदि एजेंट ने इतना भी रिप्रेजेंट कर दिया है तो। एग्जाम्पल पढ़ वापस। B buys goods from A for 50,000, knowing that A is an agent in the contract, but not knowing who the principal is. A's principal, B is entitled to claim from B price of goods. बस 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 एक मिनट, देखो एग्जाम्पल क्या है, ये एक एजेंट है, ठीक है। प्रिंसिपल ने वही वाला बोला, अपनी कार, मेरी कार 2.5 लाख रुपए में बेच के आ। एजेंट गया और सही में उस कार को थर्ड पार्टी को 2.5 लाख रुपए में सौदा करके आ गया और कार दे के आ गया, ठीक है। बोला ठीक है, मैं किसी और के बिहाफ पे सौदा कर रहा हूँ, ठीक है, पैसा लेने वो कल आ जाएंगे। तो अब प्रिंसिपल जो है वो जाकर थर्ड पार्टी से अपने 2.5 लाख रुपए वसूलने का अधिकार रखते हैं। बस इतना डिस्क्लोज करना भी बहुत है कि भाई आई एम जस्ट वर्किंग एज एन एजेंट, भले ही नाम डिस्क्लोज नहीं किया हो, प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। सो प्रिंसिपल का राइट क्रिएट हो गया या ड्यूटीज क्रिएट हो गई, वो उसे पूरी करनी पड़ेंगी, ठीक है। वो जाके प्राइस ऑफ कार वसूल सकता है या प्राइस ऑफ गुड्स जो भी वसूल सप्लाई किए वो वसूल सकते हैं। अब आओ अगला पॉइंट पढ़ो मंशा। Suppose in above example, B had a right to recover 10,000 from A, but now B cannot claim set off this amount from money payable to P. वेरी वंडरफुल पॉइंट, वेरी वंडरफुल पॉइंट। आओ समझते हैं क्या सर। एजेंट ने, सॉरी, प्रिंसिपल ने एजेंट अपॉइंट किया, जा मेरी कार 2.5 लाख में बेच के आ। एजेंट गया थर्ड पार्टी के साथ में, वो कार 2.5 लाख रुपए में सही में बेच दी प्रिंसिपल और उसको, और बता दिया कि मैं किसी एजेंट के बिहाफ पे वर्क कर रहा हूँ। यदि बता दिया है कि मैं किसी एजेंट के बिहाफ पे वर्क कर रहा हूँ, तो इन दोनों पार्टीज के बीच में यदि कोई पहले से ट्रांजैक्शन है तो उसमें थर्ड पार्टी एजेंट से सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकती है, ठीक है। कैसे? कि सर थर्ड पार्टी इस एजेंट से किसी दूसरे ट्रांजैक्शन का 20,000 रुपए पहले से मांगती है, थर्ड पार्टी को 20,000 रुपए इस एजेंट से लेने थे। तो जनरली क्या होता है, जब आप किसी पार्टी के साथ में ट्रांजैक्शन करते हो, मुझे तेरे को इतना देना है, तुझे मेरे को इतना देना है, तो चल दोनों को सेट ऑफ करके जिसका नेट निकलता है वो देगा, ऐसा ही करते हैं अपन, ठीक है। बट यहाँ पर एजेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एजेंट ने यदि इस बात का खुलासा कर दिया है कि मैं मेरे बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना रहा हूं, किसी और के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूं, तो फिर थर्ड पार्टी उससे ये सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकती है, उसे पूरा 2.5 लाख रुपया यहाँ पर प्रिंसिपल को देना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना। यदि एजेंट ने ये खुलासा कर दिया है दैट आई एम जस्ट वर्किंग एज एन एजेंट, भले ही प्रिंसिपल का नाम डिस्क्लोज नहीं किया तो भी उसने खुलासा तो कर दिया है दैट आई एम वर्किंग एज एन एजेंट, तो फिर थर्ड पार्टी एजेंट से कोई पुराना ट्रांजैक्शन है उसको लेके सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकती है, ठीक है। हाँ, लेकिन यदि एजेंट ने इस बात का खुलासा ही नहीं किया है दैट ही इज वर्किंग इनटू द एजेंसी कैपेसिटी, वो एजेंट कैपेसिटी में काम कर रहा है, पीछे एक्चुअल में कोई और बैठा है, एजेंट ने इस बात का खुलासा नहीं किया, तो थर्ड पार्टी को तो यही लगेगा ना कि एजेंट खुद अपने बेसिस पे उसको ये कार बेचने आ रहा है, तो सर वो 2.5 लाख रुपए में से 20,000 रुपए सेट ऑफ करके मात्र 2.3 लाख रुपीज इसको पकड़ाएगा, जो कि बिल्कुल वाजिब होगा। फिर सेट ऑफ का फायदा थर्ड पार्टी को मिलेगा यदि एजेंट ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि मैं तो एजेंट जैसे हूँ, ठीक है। क्या ये दोनों बातें समझ में आ गई? हाँ सर, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस पे। ईशा, बांगर, शेट्टी, झील, बंशा, समझ में आ गया? यस। वीडियोस क्यों ऑफ है? बांगर साहब, शेट्टी साहब, झील मैडम, वंशा मैडम, ठीक है। झील मैडम इतने लेट कैसे आए आप? झील मैडम,
जील मैडम नाराज हो गए, बोलते नहीं है। चलिए, तो सर यदि एजेंट ने अपनी अथॉरिटी के अंदर कोई भी काम किया है तो प्रिंसिपल उससे 100% बाइंड होगा, प्रोवाइडेड नंबर 2 बातें हमको ध्यान रखनी है कि सर प्रिंसिपल बाइंड भी होगा और प्रिंसिपल अपना राइट भी वसूल सकता है। प्रिंसिपल अपना राइट भी वसूल सकता है जो एजेंट ने थर्ड पार्टी के साथ में क्लियर किया, बशर्ते एजेंट ने इतना भी खुलासा कर दिया हो कि आई एम वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ समबडी एल्स, आई एम इन द रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। नाम भले ही नहीं बताया तो भी चलेगा। नेक्स्ट, अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं, प्रिंसिपल्स लाइबिलिटी व्हेन एजेंट एक्सीड्स अथॉरिटी। प्रिंसिपल की क्या लाइबिलिटी है व्हेन एजेंट एक्सीड्स अथॉरिटी? एजेंट ने अथॉरिटी एक्सीड कर दी साहब, तो क्या थर्ड पार्टी उसको लायबल बना पाएगी? सर थर्ड पार्टी बिल्कुल लायबल बना पाएगी उसको, यदि उसे पता नहीं हो। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला जा 2.5 लाख से कम में बाल मत बेच के आना, ये जाके गया थर्ड पार्टी को 2 लाख में बेच के आ गया, तो सर इसने अपनी अथॉरिटी को एक्सीड कर दिया, जो अथॉरिटी नहीं थी उतना काम करके आ गया ये, ठीक है, डिस्काउंट दे दिया 50,000 रुपए का, इतनी अथॉरिटी थी नहीं इसको। तो सर क्या थर्ड पार्टी इस प्रिंसिपल को लायबल बना पाएगी? हाँ सर, हमने पढ़ा है बना पाएगी, यदि थर्ड पार्टी को पता ही नहीं है कि कार को मिनिमम 2.5 लाख रुपए में बेचने का बोला गया है, ठीक है, तो कार तो लेने का पूरा हक हो जाएगा थर्ड पार्टी का। हाँ, यदि थर्ड पार्टी को पता है 2 लाख रुपए का एक 2.5 लाख रुपए का बाउंडेशन है, फिर भी ऐसा काम किया तो फिर नहीं, ठीक है सर। प्रिंसिपल तो बाइंड हो जाएगा, लेकिन बदले में वो एजेंट से अपना जो भी नुकसान हुआ है वो वसूल सकता है। आइए ये सारी डिटेल्स इन 2-3 पॉइंट्स में पढ़ते हैं। प्रिंसिपल की लाइबिलिटी व्हेन एजेंट एक्सीड्स अथॉरिटी। एजेंट ने अपनी अथॉरिटी एक्सीड कर ली, अब क्या? फर्स्ट पॉइंट पढ़ गई मंशा। When the authorized and non-authorized parts are separable, when an agent does more than he is authorized to do, and when the authorized and non-authorized acts are separable, then only the acts done by the agent within his authority are binding as between him and his principal. As between him and principal, not as between the principal and third party, not as between the principal and third party, इसीलिए मैंने इसको बोल्ड किया है। सर एजेंट को बोला था कि जाके 500 भेड़ें खरीद के लाओ, शीप खरीद के लाओ, ठीक है, एजेंट गया 500 शीप के साथ में 500 शीप तो खरीद के लाया 5 लाख रुपए के लिए, और 200 काऊ खरीद के ले आया 4 लाख रुपए के लिए। क्या मैंने तुमको काऊ खरीद के लाने की अथॉरिटी दी थी? नहीं दी थी। सर यहाँ पर ये काम सेपरेबल, जो ऑथराइज्ड पार्ट है और नॉन ऑथराइज्ड पार्ट है वो सेपरेबल है या नहीं है, ठीक है। तो सर ऑथराइज्ड पार्ट, प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला जाओ 500 भेड़ें खरीद के लाओ, तो वो 500 भेड़ें कितने में खरीद के ले आया? 5 लाख रुपए में। साथ ही अपनी मर्जी से प्रिंसिपल के लिए 200 गायें भी खरीद के लाया 4 लाख रुपए में, ठीक है। तो सर यहाँ पर सेपरेबल है, द ऑथराइज्ड पार्ट एंड नॉन ऑथराइज्ड पार्ट आर सेपरेबल फ्रॉम ईच अदर। तो सर थर्ड पार्टी को यदि कोई पेमेंट करना हुआ तो सर प्रिंसिपल पूरा बाइंड होगा, ठीक है, यस दैट इज फाइन। बट यदि एजेंट, समझने की बात है कि यदि एजेंट को पेमेंट करना हुआ तो सर एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में, सर मैंने तो ऑथराइज्ड काम के लिए तुमको पेमेंट करूंगा, मैंने तो इसी चीज के लिए तुमको पेमेंट करूंगा, ठीक है। अब यदि, क्या ये बात समझ में आ गई? यदि ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड पार्ट है वो सेपरेबल है, तो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में आपस की बात क्या चल रही है, ये इसको केवल ऑथराइज्ड पार्ट का पेमेंट करने के लिए ही लायबल है, अनऑथराइज्ड के लिए लायबल नहीं है। हाँ, थर्ड पार्टी को तो पूरा पूरा जाके और पेमेंट करना ही पड़ेगा, थर्ड पार्टी को ये या ये जो भी पेमेंट कर रहा है उसको करना पड़ेगा। एजेंट ने ऑलरेडी ज्यादा कर दिया तो प्रिंसिपल उसको बोल सकता है भैया मैंने तो तेरे को केवल भेड़ें शीप्स खरीद के लाने का बोला था, इसलिए मैं तेरे को उसी का पेमेंट करूंगा, ठीक है। तो ये जो हमने बातें सीख रहे हैं ये बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट की बातें हो रही है, ठीक है। ऊपर हमने पढ़ लिया, थर्ड पार्टी को तो आपको पूरा मानना पड़ेगा भाई, ठीक है, पूरा देना पड़ेगा। सेकेंड, व्हेन द ऑथराइज्ड एंड नॉन ऑथराइज्ड पार्ट, एजेंट ने अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके काम कर लिया, एक्सीड कर ली,
अब ऑथराइज्ड और नॉन ऑथराइज्ड पार्ट सेपरेबल नहीं है, ऑथराइज्ड और नॉन ऑथराइज्ड पार्ट सेपरेबल नहीं है। यानी कि एग्जांपल देखो, प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला जाके मेरे लिए 500 शीप्स खरीद के ला। ये 500 शीप्स और 200 काउज खरीद के लाया फॉर अ क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ 9 लाख रुपीज। यानी कि ये सेपरेबल नहीं है कि ऑथराइज्ड के लिए कितना काम किया और नॉन ऑथराइज्ड के लिए कितना काम किया। सिचुएशन ये है कि एजेंट ने अथॉरिटी एक्सीड की और ऑथराइज्ड और नॉन ऑथराइज्ड पार्ट सेपरेबल नहीं है। तो फिर क्या होगा? पढ़ भाई मंशा। Where an agent does more than he is authorized to do, and what he does beyond the scope of his authority cannot be separated from what is within authority, the principal is not bound to recognize the transaction. The principal is not bound to recognize the transaction. These things are between him, agent and principal. Third party को तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। Principal is not bound to recognize this transaction. वो एजेंट को पैसा देने से मना कर सकता है, भैया यहाँ सेपरेबल नहीं है। जहाँ सेपरेबल था वहां सेपरेबल पार्ट मान लूंगा और नॉन अनऑथराइज्ड पार्ट तू ही भुगत। अब यहाँ पर ऑथराइज और अनऑथराइज दोनों का मिला के 9 लाख रुपए तू बता ही नहीं पा रहा है किसके लिए कितना और किसके लिए कितना, क्यूमुलेटिव अमाउंट तू तो करके आ गया। तो सर मैं ये ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज करने को बाउंड नहीं हूँ। हाँ थर्ड पार्टीज है, ओके फाइन, उसको पता नहीं था, उसको तो पेमेंट करना पड़ेगा। पूरा का पूरा एजेंट के ऊपर आएगा क्योंकि उसने सेपरेबल और नॉन सेपरेबल का ध्यान ही नहीं रखा। तो सर प्रिंसिपल पूरा पैसा, प्रिंसिपल मना कर सकता है इसको पैसा देने से। भाई साहब आपने काम अथॉरिटी के बाहर जाके किया है जो कि सेपरेबल, अथॉरिटी के अंदर और बाहर वाला काम सेपरेबल नहीं है। तो पूरा का पूरा मैं तो नहीं भुगतने वाला हूँ, ठीक है। यदि सेपरेबल होता ऑथराइज पार्ट तो उसका मैं भुगत लेता, ठीक है, पर तुमने वैसा भी मेरे लिए स्कोप नहीं छोड़ा, तो मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए बाइंड नहीं हूँ, ठीक है। थर्ड पार्टी से नहीं समझा रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, थर्ड पार्टी को तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करना पड़ेगा, लेकिन एजेंट को वापस देने को कुछ भी बाइंड नहीं होगा, ठीक है। द प्रिंसिपल इज नॉट बाउंड टू रिकॉग्नाइज द ट्रांजैक्शन एज बिटवीन हिम एंड द एजेंट, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। वही वाला है 500 शीप और 200 काउ फॉर अ सम ऑफ 9 लाख। We can repudiate the whole transaction as unauthorized act cannot be separable from authorized one. This is between him and the agent, principal and the agent, not regarding the third party. Third point, पढ़ भाई मंशा। Exception. Liability of principal, including belief that the agent's unauthorized acts were authorized. When an agent has, without authority, done acts or incurred obligations to third person on behalf of his principal, the principal is bound by such acts or obligations if he has, by his words or conduct, induced such third parties to believe such acts and obligations were within the scope of the agent's authority. देखो प्रिंसिपल ने एजेंट को किसी काम के लिए ऑथराइज नहीं किया था, लेकिन एजेंट उस काम के लिए थर्ड पार्टी के साथ में जब कॉन्ट्रैक्ट बना रहा होता है उस समय प्रिंसिपल खुद रिप्रेजेंट कर देता है जैसे कि सही में एजेंट उस काम के लिए ऑथराइज किया गया है। यानी कि एक्चुअल में किया नहीं था, लेकिन ये खुद ऐसा रिप्रेजेंट करता है थर्ड पार्टी के सामने, हाँ हाँ मैंने इसको इस काम के लिए ऑथराइज किया हुआ है, ऐसा करके कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो बाद में नट नहीं सकता है कि ये काम के लिए मैंने तेरे को ऑथराइज थोड़ी किया था, ये मैं नहीं फॉलो करूंगा, नहीं ऐसा नहीं कर सकता है, बाद में नट नहीं सकता है। यदि खुद ने गलत, वो अपन ने पढ़ा है ना होल्डिंग आउट और ईस्टॉपल, holding out or estoppel, when we make somebody to believe something whether that thing is true or not, then afterwards हम back out नहीं हो सकते उससे, हमें वैसे ही act करना पड़ेगा जैसे वो चीज सच थी। तो we have made third party to believe that he is really an agent and he has got the authority to do what he is doing from me, then afterwards आप back out नहीं कर सकते। आपको वो अनऑथराइज्ड काम जब खुद ने आपने बिलीव करवा लिया कि हाँ ऑथराइज्ड है, उसके लिए आपको इनके लिए लायबल रहना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ये वाला पढ़ एग्जाम्पल मंशा। A consigns good to B for sale and gives him instruction not to sell under a fixed price. C, being
Ignorant of these instructions enters into a contract with B to buy the goods at a price lower than the reserve price. A is bound by the contract. देखो, एक तो ये वही एग्जांपल है जो मैं आपको इतने टाइम से समझाता है. ए कंसाइंस गुड्स टू बी फॉर सेल एंड गिव्स हिम इंस्ट्रक्शन नॉट टू सेल अंडर अ फिक्स्ड प्राइस. सी बीइंग इग्नोरेंट ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस, यानी थर्ड पार्टी इग्नोरेंट थी, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर प्राइस से नीचे नहीं बेचना है. एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू बाय द गुड्स एट अ प्राइस लोअर देन द रिजर्व प्राइस. ए इज बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट. सर देखो इस एग्जांपल को, इस एग्जांपल का असली मतलब अब आपको समझ में आएगा. प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया कि जाके इस माल को 2.5 लाख रुपए में, इस कार को 2.5 लाख रुपए मिनिमम में बेच के आना, ठीक है. जो थर्ड पार्टी है उसको थोड़ी ना पता है, उसने तो जस्ट इसको एजेंसी का लेटर दे दिया कि भैया ये एजेंट ऑथराइज्ड है मेरे बिहाफ पे कार बेचने के लिए, ठीक है. थर्ड पार्टी को थोड़ी ना पता है कि इसके ऊपर ऐसे रेस्ट्रिक्शंस है. थर्ड पार्टी को तो केवल ये पता है कि भाई इसने एजेंट अपॉइंट किया है अपनी कार बेचने के लिए, तो थर्ड पार्टी को इतना ही पता है. सो इनडायरेक्टली क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि मैंने इसको जिस भी रेट पे चाहे उसको कार बेचने का ऑथराइज किया है. इनडायरेक्टली खुद ने ही इस लेटर में मिनिमम रिजर्व प्राइस मेंशन नहीं करके ये विश्वास दिला दिया कि बस हाँ इसको ऑथराइजेशन है मेरी कार बेचने का, ठीक है. थर्ड पार्टी वॉज इग्नोरेंट कि 2.5 लाख रुपए से कम में बेचनी नहीं है, खरीदनी नहीं है. कई बार ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यदि हम मिनिमम 2.5 लाख का प्राइस कोट कर दें तो सब जने फिर 2.5 लाख में ही लेने की कोशिश करेंगे, कोई उसका 3 लाख या 4 लाख रुपए देने के बारे में सोचेगा भी नहीं, ठीक है. क्योंकि पता पड़ जाता है ना, प्रिंसिपल की मानसिकता यही है 2.5 लाख तक बिक जानी चाहिए, ठीक है. तो थर्ड पार्टी के सामने एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट हुआ, दैट प्रिंसिपल ने एजेंट को कार बेचने की फुल अथॉरिटी दी हुई है, ठीक है. तो फिर ही इज इग्नोरेंट कि ऐसी कोई 2.5 लाख रुपए का भी एक क्लॉज है. तो फिर सर खुद ने प्रिंसिपल ने अपने काम से विश्वास दिला दिया कि एजेंट को पूरी अथॉरिटी है काम करने का, तो अब बाद में नट नहीं सकता है. उस जो एग्जांपल इतने टाइम से दे रहा हूं उसका एक्चुअल इफेक्ट, उसका एक्चुअल कारण ये है कि सर उसने खुद ने बिलीव करवा दिया, दैट इंड्यूस कर दी बिलीव कि एजेंट ये काम कर सकता है, ठीक है. आइए एक और एग्जांपल पढ़ते हैं. मंशा ये वाला. A entrusts B with negotiable instrument endorsed in bank. B sells them to C in violation of private orders from A. The sale is good. द सेल इज गुड. सर क्या हुआ था, प्रिंसिपल ने एजेंट को कुछ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स दिए थे कि आगे एंडोर्स कर देना जहां तेरे को जरूरत पड़े. तो एजेंट ने थर्ड पार्टी को वो एंडोर्स कर दिए बिना प्राइवेट इंस्ट्रक्शंस का ध्यान देते हुए. तो सर इसको थोड़ी ना पता है कि ऐसे कोई प्राइवेट इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं. इसने तो जैसे ही निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो ब्लैंक में साइन किया हुआ था कि हाँ दे सकते हो, आगे किसी और को दे दिया, तो सर इसको थोड़ी ना ध्यान पड़ेगा कि पीछे कोई प्राइवेट इंस्ट्रक्शंस हैं. तो सर ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. खुद इसने अपनी हरकत से ऐसा विश्वास दिला दिया थर्ड पार्टी को कि ये एजेंट पूरी तरीके से ऑथराइज्ड है, ठीक है. वही एग्जांपल निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाले केस में लगा दिया. नाउ रीड दिस नोट. मंशा वापस पढ़वा रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नोट है. Thus, these above rules are relevant for deciding the effect as between agent and principal. In case the third party is not aware about the agent's limited authority, then it will not affect the third party's rights, and thus third party can recover from the principal if he was not aware about the authority of agent. कोई फर्क नहीं पड़ता है थर्ड पार्टी को, यदि प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में यदि एजेंट आउट ऑफ द अथॉरिटी कुछ काम करके आ गया, ये दोनों बाइंड होने लग जाएंगे, ठीक है. पता था तो अलग बात थी, नहीं पता था तो थर्ड पार्टी के साथ में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ये सारे रूल जो अपने पढ़े ना इनके बीच में एडजस्टमेंट्स के पढ़े हैं. जब इसने आउटसाइड दी अथॉरिटी काम कर लिया, जब इसने विद इन दी अथॉरिटी काम कर लिया, जब आउटसाइड दी अथॉरिटी काम ऐसा किया कि सेपरेबल है और नॉन सेपरेबल है, ऑथराइज और अनऑथराइज पार्ट्स, ये सारे हमने देखे हैं. आज जो भी पढ़ रहे हैं उसको आप लोग को घर पे रिवाइज बहुत अच्छे से करना पड़ेगा. अच्छे से करोगे तो एग्जाम में इसमें से यदि क्वेश्चन आता है तो श्योर शॉट नंबर्स आ जाएंगे. इसको आज छोड़ दिया, आज रिवाइज नहीं किया
तो तकलीफ होगी, क्योंकि ये इमीडिएटली रिवाइज करने वाली चीज है। आइए पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं, कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट गिविंग ऑफ नोटिस गिवन टू एजेंट। कॉन्सिक्वेंस ऑफ नोटिस गिवन टू एजेंट, समझो क्या पॉइंट है। प्रिंसिपल ने अपना कोई काम करने के लिए एजेंट अपॉइंट किया है, तो यदि किसी मैटर को लेके, उसी मैटर को लेके जिस काम के लिए एजेंट को अपॉइंट किया गया है, अपन एजेंट को कोई नोटिस देते हैं, सो रूल क्या है, नोटिस टू एन एजेंट इज इक्वलेंट टू नोटिस टू प्रिंसिपल ऑफ दैट फैक्ट। यदि एजेंट को हमने किसी बात का नोटिस दिया है, इट इज इक्वलेंट टू नोटिस टू द प्रिंसिपल ऑफ दैट फैक्ट, कि प्रिंसिपल के ध्यान में वो बात आ चुकी है। नोटिस टू एन एजेंट इज इक्वलेंट टू नोटिस टू द प्रिंसिपल। ठीक है, कैसे कि सर प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया, जा मेरे लिए 200 बेल्स कॉटन की खरीद के ला, या कोई कपड़ा खरीद के ला। ठीक है, इस कॉन्फ़िगरेशन का। थर्ड पार्टी जो कि एक क्लॉथ मर्चेंट थी, क्लॉथ सेलर थी, उसने एजेंट को कपड़े दिखाए, एजेंट को एक माल पसंद आया, थर्ड पार्टी ने पहले ही बोल दिया सर ये थोड़ा सा डिफेक्टिव